नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर आते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। उत्तराखंड में कोविड के नए वेरिएंट JN1 का पहला मामला आया सामने। राष्ट्रीय युवा दिवस पर बेहतर प्रदर्शन करने वाली युवाओं को सीएम धामी ने किया सम्मानित। कड़ाके की ठंड के बीच प्रशासन ने जलाए अलाव। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने किया जवाहरलाल नेहरू जिला अस्पताल का निरीक्षण। SSP ने कड़ाके की ठंड में 500 से अधिक ग्राम प्रहरियों के लिए कराई टोपी व जैकेट की व्यवस्था। शिकायती प्रकरणों के जन सुनवाई अदालत बैठक हुई संपन्न। सरस मेले का केंद्रीय रक्षा व पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने किया शुभारंभ। ग्रामीणों ने हॉट मिक्स की मांग को लेकर PWD को सौंपा ज्ञापन। क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक। ठंड को लेकर प्रशासन हुआ अलर्ट। नगरपालिका द्वारा लिए जा रहे यूजर चार्ज का व्यापारियों ने किया विरोध। सड़क चौड़ीकरण पर व्यापारियों में आक्रोश। काले झंडों के साथ उतरे सड़क पर। चुनाव को लेकर DM ने ली बैठक। 106 किलोग्राम प्रतिबंधित मांस के साथ 4 अभियुक्त गिरफ्तार। बाढ़ की समस्या से दिलाया जाएगा निजात। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में कोविड के नए वेरिएंट JN1 का पहला मामला सामने आया है। आपको बता दें 72 वर्षीय महिला के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट में कोविड के नए स्वरूप पुष्टि हुई है, जिसका सैंपल 4 जनवरी को लिया गया था। फिलहाल संक्रमित महिला स्वस्थ होने के बाद अब घर पर है। दरअसल ये महिला अमेरिका से आए बहन के दामाद के संपर्क में आई थी। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा महिला की तबियत की फोन के माध्यम से जानकारी ली जा रही है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने वाली युवाओं को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सम्मानित किया। युवा मंगल दल नैनीताल, युवा मंगल दल हरिद्वार को भी सम्मानित किया गया है। आपको बता दें नैनीताल के युवा मंगल दल को प्रथम स्थान, ज्वालापुर के युवा मंगल दल को दूसरा स्थान और भगवानपुर युवा मंगल दल को तीसरा स्थान मिला है। वहीं प्रथम स्थान को 1 लाख, दूसरे स्थान को 50,000 और तीसरे स्थान पाने वाले दल को 25,000 की धनराशि प्रदान की गई है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। पूरे देश में 500 महिला मंगल दल मुड़ियानी उनको जोड़ा जा रहा है। वो अवार्डी है जो नेशनल स्तर पर। चंपावत जिले के लोहाघाट में सुबह शाम पड़ती कड़ाके की ठंड को देखते हुए SDM लोहाघाट रिंकू बिष्ट के निर्देश पर राजस्व विभाग द्वारा शाम को लोहाघाट नगर के प्रमुख चौराहों पर अलाव जलाया जा रहा है। वहीं प्रशासन द्वारा अलाव की व्यवस्था करने से नगर के व्यापारियों व लोगों ने राहत की सांस ली और प्रशासन का धन्यवाद देते भी नजर आए। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। बिल्कुल मत को देखते हुए नगर क्षेत्र लोहाघाट में, ग्रामीण क्षेत्र लोहाघाट, बाराकोट और पार्टी के जो सार्वजनिक स्थल है यहाँ पर भीड़ भाड़ रहती है। वहाँ पर हमारे द्वारा अलाव की व्यवस्था की जा रही है ताकि लोग जो है ठंड से बच सकें। मेरा एक अनुरोध ये भी है क्योंकि अभी तो शीतलहरी उतनी पड़ी नहीं है। अगर शीतलहरी का जैसे अलर्ट जारी होता है तो हम पब्लिक में इसको प्रसारित करेंगे। अगर शीतलहरी के टाइम पर लोगों से अनुरोध है कि कम से कम घर से बाहर निकले, जरूरी होने पर ही बाहर निकले। इसी तरीके से यहाँ पर पाला लंबे टाइम से पड़ रहा है तो रोडों में हमारे द्वारा जो चूना है उसकी व्यवस्था की जा रही है। आप लोग की जो 2 पहिया चौपहिया वाहन है बड़ी सावधानी पूर्वक चलाएं, अति आवश्यक होने पर ही, क्योंकि पालाग्रस्त सड़कें हैं जहाँ पर धूप नहीं आती है। तो अगर जरूरत ना हो तो ना निकले और अगर बहुत ही ज्यादा जरूरत है तो सावधानी पूर्वक वाहनों का संचालन करें। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने जवाहरलाल नेहरू जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के बाहर साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था न होने पर नाराजगी जताई। वहीं उन्होंने अस्पताल में स्थानीय स्तर पर हो रही दवाइयों की खरीदारी में अनियमितताएं पाए जाने पर मुख्य विकास अधिकारी को जांच करने के निर्देश भी दिए। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। डिमांड ही नहीं, फिर भी खरीद लो। नहीं ऐसा नहीं, इस पर तो अभी लग रहा है कि एक ही आदमी ने सारे को। देखिए रुद्रपुर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है इसका मैंने इंस्पेक्शन किया है। एक तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा यूज़र फ्रेंडली बनाने की आवश्यकता है और जो भी यहाँ पे आते हैं पूछताछ के दाएं बाएं गुजर रहे हैं। सेकेंडली जो दवाइयों का सिस्टम है वो बहुत बेसिक दवाइयाँ जैसे कैल्शियम आयरन की भी हैं वो भी आपके स्टॉक में नहीं है, जिससे कि अननेसेसरी पेशेंट परेशान हो रहे हैं और इधर उधर भटक रहे हैं। इसको नियमित रूप से देखने की आवश्यकता है, मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। थर्डली जो आप परचेजेस भी कर रहे हैं, जो मैंने हल्का फुल्का यहाँ पे देखा फार्मेसी में, उसमें भी काफ़ी सारी इरेगुलरिटीज़ हैं जिसकी एक जांच मैं CDO उधम सिंह नगर को दे रहा हूँ। वो बारीकी से इसको देखेंगे कि जो अनियमितताएँ हैं क्यों हो रही हैं और कौन इसके लिए जिम्मेदार है। साफ़ सफाई की व्यवस्था अंदर तो अच्छी थी लेकिन जो बाहर की टॉयलेट थी आई थिंक बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तो इसको भी मुझे लगता नहीं यहाँ पे कोई देख रहा है और यहाँ पे जो CMSN से कहा गया है कि नियमित रूप से इसको ये देखें। कुछ ऐसा भी मुझे देखने में आया कि जो आवश्यक उपकरण डॉक्टर्स को चाहिए
वो या तो ठीक से कन्वेड नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन को, यदि कन्वेड हैं तो ख़रीदे नहीं जा रहे हैं, जिसका पैसा भी हमारे पास अवेलेबल है। तो कुल मिला के यहाँ पे थोड़ा मेहनत की आवश्यकता है और थोड़ा मॉनिटरिंग की भी आवश्यकता है, ताकि जो सरकार सेवाएं दे रही हैं उसका उचित लाभ सबको मिले। 2 सप्ताह से जनपद में पड़ रही कड़ाके की ठंड से जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं ठंड से बचाव के लिए एसएसपी मंजुनाथ टीसी द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। हाल ही में रात्रि ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों के लिए उनके द्वारा हीटर की व्यवस्थाएं की गई थी। इसके बाद अब जनपद के 17 थानों के 500 से अधिक ग्राम प्रहरियों को पुलिस हेडक्वार्टर से मिले फंड से ठंड से बचने के लिए गर्म टोपी, थाना खटीमा, झनकैया और नानकमत्ता के 100 से अधिक ग्राम प्रहरियों को गर्म जैकेट वितरित किए गए। इसके अलावा बाकी 14 थानों के ग्राम प्रहरियों को सीएसआर मद से जल्द ही जैकेट की व्यवस्था की जाएगी। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। भीषण प्रकोप है, ठंड का भीषण प्रकोप चल रहा है। ग्राम चौकीदार होता है तो ग्राम चौकीदार बहुत ही अल्प वेतन भोगी होते हैं, मुश्किल से 2-3 हज़ार रुपये, 3-4 हज़ार रुपये का तनख्वाह मिलता है उनको। तो वो भी हमारा पुलिसिंग में बहुत सहायता करता है, परंतु उनको बहुत ज़्यादा किट्स की, पुलिसिंग किट्स का, वर्दी का मिल नहीं पाता है। इसीलिए हमने जनपद उधम सिंह नगर में हमने ये निर्णय लिया कि जो पीएचक्यू से मद से पैसा आया है उसमें काफ़ी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। जनपद के 512 कुल मिला के 512 हमारा ग्राम प्रहरियों को ये विंटर वाली क्या बोलते हैं कैप्स हमने दिया है ना, कैप जो पीएचक्यू से मद प्राप्त हुआ है उससे हमने 3 थानों का कवर कर दिया है, झनकैया, खटीमा, नानकमत्ता, क्योंकि इन तीनों थानों में कोई सीएसआर की ज़्यादा स्कोप नहीं है। उसके अलावा इन तीनों थानों की कोहरा और घनी ठंड में ये लोग अपने ड्यूटियाँ बहुत अच्छे से निभा सकते हैं। रात्रि को कोई भी सुविधा, क्राइम होता है, सूचना होता है, लाश होता है, अज्ञात लाश होता है, एक्सीडेंट होता है, हर चीज़ों में ये लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और आके प्रतिभाग करते हैं। पर उन लोगों को आधारभूत सुविधाएं देने में हम लोग प्रयासरत हैं। तो इस प्रकार जो है हमने जैकेट्स तो हमने 3 थानों को दे दिया है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक ली है। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर स्थित विकास भवन सभागार में मजहर नईम नवाब उपाध्यक्ष उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग की अध्यक्षता में आयोग को प्राप्त शिकायती प्रकरणों की जन सुनवाई अदालत बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में आयोग द्वारा 45 शिकायती प्रकरणों को सुनते हुए 17 शिकायती प्रकरणों का निस्तारण किया गया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। रेगुलर सुनवाई होती है अल्पसंख्यक उत्पीड़न से संबंधित मामलों की। इसमें लगभग 50 मामलों की आज सुनवाई हम कर रहे हैं। लगभग 25 की हो चुकी है अब तक, 30 की। और इसमें जो संबंधित अधिकारियों के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है वो पीड़ितों तक हमने दी है और बहुत सारे मामलों का निस्तारण हुआ है आज। और काफ़ी लोग जो है जिनका निस्तारण हुआ है उनको आयोग से न्याय मिला है, उन्होंने आभार प्रकट किया आयोग का। और इसी तरीके से हमने उधम सिंह नगर और ज़िला नैनीताल की आज सुनवाई, यहाँ दोनों ज़िलों की सुनवाई आज रुद्रपुर में हमने की है, क्योंकि संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी भार नहीं पड़ेगा और सुनवाई में जो पीड़ित हैं उनको भी भार नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ ये सुनवाई की है। रुद्रपुर में प्रशासन द्वारा आयोजित 9 दिन के सरस मेले का केंद्रीय रक्षा व पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने फीता काट कर शुभारंभ किया। 9 दिनों तक चलने वाले सरस मेले में जिले व अन्य कई राज्यों से भी कई महिला सहायता समूहों ने अपने स्टॉल लगाए हैं, जिसमें महिलाओं ने अपने समूह द्वारा निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी की है। वहीं मेले में मुख्य आकर्षण हर शाम को मंच पर होने वाली उत्तराखंड की संस्कृति से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ये राष्ट्रीय सरस मेला हम सब के लिए पाथेय बनने वाला है। पूरे देश भर के लोग यहाँ आएंगे, वो क्या उत्पाद बना रहे हैं, कैसे अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं, विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने कोई अपने को कमजोर नहीं बनाया, बल्कि अपने को और आगे बढ़ाने का जो प्रयास किया वो वास्तव में हम सब के लिए अनुकरणीय होगा। मैं अधिकतम लोगों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि वो यहाँ आकर माताओं बहनों को और जो हमारे जितने भी
हमारी एसएचजीज हैं, उन्होंने जो एक हिम्मत का काम करके अपने समाज को, अपने अगल बगल, अपने गांव, अपने प्रदेश को और इसी तरह से देश को आगे ले जाने में मदद की है, वो अद्भुत है, अद्वितीय है। साथ में इन 10 दिनों तक हमारी संस्कृति के बारे में भी हम लोग लगातार ये सब बातों की जानकारी लेंगे। हमारी संस्कृति कितनी रिच है, हमारे देश की संस्कृति कितनी रिच है। जगह जगह के हमारी टीम से भी यहाँ पर आ रहे हैं। लोहाघाट की पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण डिग्री कॉलेज लोहाघाट से पंचेश्वर रोड को जोड़ने वाली 3 किलोमीटर लंबी सड़क की बदहाली को लेकर यहाँ के छात्र ही नहीं बल्कि आम जनता भी त्रस्त हो गई है। डेंसली ग्राम प्रधान सुरेश सिंह बिष्ट ने बताया कि डेंसली गांव से गुजरने वाली ये सड़क यातायात के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, पर धार्मिक दृष्टि से भी इसका काफी महत्व है, क्योंकि ये सड़क देवीधर मंदिर श्रृंखलाओं को भी जोड़ती है, जहाँ रात दिन लोगों की आवाजाही रहती है। वहीं डेंसली ग्राम प्रधान सुरेश बिष्ट, पूर्व ग्राम प्रधान शिवराज सिंह बिष्ट, रवि बिष्ट, बलवंत सिंह आदि लोग पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता संजय चौहान से मिले, जहां उन्हें ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि इस मार्ग को हॉट मिक्स किया जाए एवं चेतावनी दी कि यदि शीघ्र उन्हें सुगम यातायात उपलब्ध नहीं किया गया तो वह आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। इस रोड के बारे में कोई संज्ञान नहीं लिया है। कई बार हमने इस पर प्रस्ताव भी दिया, ग्रामवासियों के साथ में भी हम लोग यहाँ पे कई बार विभाग के पास आए हैं, लेकिन खाली आश्वासन के सिवा यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है। और इसमें कई हादसे हो चुके हैं, कई महिलाएं स्कूटी से गिर चुकी हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी रोलिंग विभाग इसमें कुछ भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। स्वर्गीय कुंदन सिंह यालाकोटी क्रिकेट समिति द्वारा क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें खास तलारी, छानी, अलई, शील, सुपई, पांडेतोली ग्रामों की टीमों द्वारा प्रतिभाग किया गया। वहीं क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। बीड़ा महादेव मंदिर सेराघाट सरयू नदी के किनारे पर प्राचीन मंदिर है। यहाँ अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ के सीमांत क्षेत्र के 108 से भी ज्यादा गांव के लोग मेले में आते हैं। ये मेला पहले 1 दिवसीय होता था, पर अब यहाँ 2 दिवसीय मेले का आयोजन होता है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। सब लोगों को नमस्कार। आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत बधाइयाँ, मकर संक्रांति की भी बहुत बहुत बधाइयाँ। जैसा कि आपको विदित है, उत्तरायणी का जो पर्व है हमारे सेराघाट क्षेत्र में अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद की सीमांत क्षेत्र सेराघाट के सरयू नदी के तट पर बीणेश्वर महादेव जी के मंदिर के प्रांगण में लगने वाला जो उत्तरायणी का मेला है, यह लगभग 200 वर्षों से भी अधिक समय से इस मंदिर के प्रांगण में लग रहा है। आज हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, 3 जिलों के लोग यहाँ पर प्रतिवर्ष 2 दिवसीय उत्तरायणी महोत्सव के रूप में इस मेले का आयोजन यहाँ पर करते हैं। इस मेले में दूर दूर से व्यापारी बंधु आते हैं, दूर दूर से कलाकार इसमें पहुँचते हैं। इसमें व्यावसायिक मेले के साथ साथ ही सांस्कृतिक रूप से भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का 2 दिन तक लगातार आयोजन होता है। क्षेत्रीय कलाकारों को मौका मिलता है और इस वर्ष का जो मेला होगा, उत्तरायणी का जो मेला 2024 का मेला होगा, 15 जनवरी और 16 जनवरी को यहाँ पर आयोजित हो रहा है। हल्द्वानी समेत पूरे जिले में कड़ाके की ठंड को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है। वहीं हल्द्वानी स्थित कैंप ऑफिस में जिलाधिकारी नैनीताल वंदना सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जिले में 100 से अधिक जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र में इसको लेकर टीम भी लगाई गई है, जो लगातार ये देख रही है कि किन जगहों पर अलाव की जरूरत है और रैन बसेरे को भी पूरी तरह ठीक किया गया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। नगर क्षेत्र में सभी जगह जो हमारी यूएलबीज हैं उनको हमने ईओज को भी और जो प्रभारी अधिकारी हैं उनको भी निर्देशित किया है कि अलाव की पर्याप्त व्यवस्था रखें। लगभग 100 से ज़्यादा स्थानों पर पूरे जनपद में अलाव की व्यवस्था यूएलबीज के माध्यम से करी गई है। इसके अलावा जो बेसहारा लोग हैं, जो फुटपाथ पर या सड़कों पर रहते हैं, उनके लिए रैन बसेरों में भी व्यवस्था कराए जाने के निर्देश दिए हैं। रैन बसेरे भी सभी नगर निकायों के द्वारा संचालित भी कर दिए गए हैं। कंबल इत्यादि खरीदने के लिए भी तहसीलों को हमने
धनराशि जो शासन से प्राप्त हुई थी वो आवंटित कर दी है। उसमें अलाव जलाने की व्यवस्था है, बेसहारा लोगों के लिए कंबल इत्यादि खरीदने की व्यवस्था है, ये सब कराया जाएगा। नगर पालिका लोहाघाट द्वारा 2 जनवरी से नगर क्षेत्र में लोगों व व्यापारियों से यूजर चार्ज लेने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है, जिसमें शासन द्वारा तय की गई दरों से यूजर चार्ज लिए जा रहे हैं। वहीं पालिका द्वारा यूजर चार्ज लेने का व्यापारियों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। व्यापारियों का कहना है कि पालिका ने व्यापारियों व नगर के लोगों को विश्वास में लिए बिना मनमाने तरीके से यूजर चार्ज की वसूली शुरू कर दी है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। यूजर चार्जेस को लेकर जो यहाँ के व्यापारी थे उसमें कुछ गतिरोध की स्थिति थी। उनकी जानकारी में नहीं था कि इसका गजट नोटिफिकेशन हो चुका है, क्योंकि ये उत्तराखंड शासन द्वारा 2016 में लागू किया जा चुका है और इसका गजट नोटिफिकेशन लोहाघाट में लेट हुआ है। तो गजट नोटिफिकेशन के हिसाब से ईओ को निर्देशित कर दिया गया था कि वो इसकी दरों को लागू करें। हाँ, यूजर चार्जेस शहर में लेने लागू हमने स्टार्ट कर दिया है और व्यापारियों को भी उसकी दरों से अवगत करा दिया। ये व्यापारियों का थोड़ा सा गतिरोध इस बात को लेकर था कि जो यूजर चार्जेस हैं वो छोटी और बड़ी दुकानों को लेकर था कि व्यापारियों अभी समय उनका मानना था कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो उसको जो 100 रुपए की दर थी उसको उनके अनुरोध पर उनका अनुरोध था कि इसको एक छोटी दुकान मान लिया जाए। तो छोटी दुकानों के हिसाब से इसको 50 रुपए के ईओ को निर्देशित किया। जो हमारा नगर पालिकाओं को जो हर नगर पालिका को किसी भी शुल्क को लगाने के लिए एक बायलॉज बनाया जाता है, तो उस ओपीडी के अकॉर्डिंग हम ये जो नगर क्षेत्र में है यूज़र चार्ज कलेक्शन का कार्य कर रहे हैं। और जो प्रदेश के अन्य निकाय हैं वहाँ वर्ष 2016 से लगभग सभी निकायों ने लेना शुरू कर दिया था। हमारे वहाँ कुछ कारणवश हमारे वहाँ नहीं ले पाए थे, लेकिन अभी हमने इसको जो हमारा प्रेस रुड़की प्रेस से हमारा 56 गजट आया था, तो हमने उसके अकॉर्डिंग जो अप्लाई उसकी दरें थी वो अप्लाई कर रही। ये बहुत गलत है, हमें संज्ञान में लिया जाना चाहिए था। इसमें सभी की एक सामूहिक एक बैठक ली जाती है और बैठक में ये प्रस्ताव रखा जाता है कि इस प्रकार से एक शासन का एक निर्देश आया है कि यूजर चार्ज लिए जाएं और जनता के सामने बैठक करके इसका कोई एक उचित मूल्य एक तय किया जाता है। और ये बहुत असमानताएं हैं, किसी से 20 रुपया लिया जा रहा है, किसी से 50 रुपया, किसी से 100 रुपया। इसमें हम सभी इसका विरोध करते हैं कि हमें विश्वास में नहीं लिया गया। हम चाहते हैं कि नगर पालिका की कोई इनकम के अर्निंग के कोई साधन बढ़ाने हैं, कोई नियम आया है तो उसमें हम सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन ये जबरदस्ती थोपा गया कानून है जिसका हम सब विरोध करते हैं। लेकिन पास हुआ है, अगर किसी बोर्ड ने किया है, बोर्ड की गलती हो, प्रशासकों की गलती हो, जिसकी भी गलती है, और ये जनता के साथ विश्वासघात है। जनता को विश्वास में लिया जाना चाहिए था। कोई भी कर अगर लगाए जाते हैं तो ये कोई नहीं है कि जो कि सिर्फ इन्होंने अखबार में देकर के उसे गजट नोटिफिकेशन करा करके और इसको लागू कर दिया गया कर रहे हैं। सड़क चौड़ीकरण को लेकर कार्यवाही का विरोध शुरू हो चुका है। आपको बता दें, शहर के व्यापार मंडलों ने संघर्ष समिति बनाकर आंदोलन शुरू कर दिया है। शुक्रवार को व्यापारियों ने हाथों में काले झंडे लेकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सैकड़ों की तादाद में एकत्र होकर नगर निगम कार्यालय पहुंचे। व्यापारियों ने कहा कि शहर के सौंदर्यीकरण और सड़क चौड़ीकरण के नाम पर व्यापारियों की दुकानों को तोड़ने का जो फरमान सुनाया गया है उसके खिलाफ वे लामबंद रहेंगे और किसी भी सूरत में अपने प्रतिष्ठानों को टूटने नहीं देंगे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हमारा करो मरो, हमें अगर आत्महत्या करनी पड़ी तो हम वो भी करेंगे, पर हम अपनी दुकानें नहीं छोड़ेंगे। 100 वर्ष पुराने हम लोग हैं। बता दूं, हमने सारे व्यापारियों को नहीं बुलाया है, सिर्फ प्रभावित व्यापारी को बुलाया है और प्रभावित व्यापारी सारे पहुंचे हैं और कल से सारे हमारे प्रभावित व्यापारी अपने परिवार सहित पहुंचेंगे। ये आज सिर्फ प्रभावित व्यापारियों की मीटिंग थी और इसके लिए हमने एक शिष्टमंडल बना दिया, 12 सदस्य एक टीम बना दी। हम उनका नेतृत्व में सारे काम करेंगे जो हमारी टीम है। यह संगठित देखिए, जब हमारा 70 साल का अस्तित्व खतरे में पड़ा हुआ है, जितनी इन अधिकारियों की उम्र नहीं है उससे पुराने हमारे उस जगह प्रतिष्ठानों के व्यापार है, उन अधिकारियों को ये होश नहीं आ रहा है कि वो अपनी आदि उत्साही बने में आगे बढ़ रहे हैं कि व्यापार संगठन हमारे साथ आए। हम चाहते हैं कि व्यापार संगठन हमारे साथ लगे, चारों व्यापार संगठन हमारी सबकी दुकानें प्रभावित हो रही, हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे। आप ये बताइए, इन रोडों को चौड़ा करके, इन सड़कों को चौड़ा करके, चौराहों का सौंदर्यीकरण करके क्या मिल जाएगा? एक शहर है जहाँ बच्चे एजुकेटेड हैं, भूखमरी नहीं है। आप वो शहर ज़्यादा अच्छा है या जहाँ चौराहे ज़्यादा अच्छे हैं? वो सबके बच्चे हैं, मेरा खुद का बच्चा है, हम सबके बच्चे हैं। 100 वर्ष पुराने हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। हमारा 100 ईयर्स, मेरे ससुर जी 100 ईयर्स से हमारी वो शॉप है, हमारे दादा ससुर के टाइम की शॉप। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this.
लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर हल्द्वानी में जिलाधिकारी नैनीताल वंदना सिंह ने एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें जनपद के तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक और निष्पक्षता के साथ संपन्न करने के निर्देश डीएम वंदना सिंह द्वारा दिए गए हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। लोकसभा इलेक्शन 2024 को लेकर जो कर्मचारियों की ड्यूटीज इत्यादि लगाई जाती है, उसके लिए विभिन्न टास्क के नोडल ऑफिसर्स की आज हम लोगों ने मीटिंग करी है। उसमें बहुत सारे कर्मचारी हमारे जिनके टास्क इत्यादि प्रस्तावित हैं इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस को लेकर, तो उनकी ड्यूटीज वगैरह लगाई जानी है। उनके स्थान पर अन्य लोगों को उसमें टेकअप किया जाना है। साथ ही बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो पूर्व में किसी विशेष दायित्व को निर्वहन कर चुके हैं, तो वो होमवर्क हम लोगों ने आज की मीटिंग में किया है। इसके बाद उनके ऑफिस वगैरह जारी होंगे, सभी अधिकारी अपने अपने दिए दायित्व के अनुसार उसको काम को शुरू करेंगे। उधम सिंह नगर के बाजपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उधम सिंह नगर द्वारा जनपद में ऑपरेशन प्रहार के तहत अभियुक्तों की धरपकड़ व अवैध गतिविधियों में संलिप्त व संदिग्ध लोगों की तलाश हेतु अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत गुरुवार को बाजपुर सीओ भूपेन्द्र सिंह भंडारी ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि बाजपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 10 जनवरी की मध्य रात्रि ग्राम धनसारा से 4 अभियुक्तों को 106 किलोग्राम प्रतिबंधित मांस के साथ गिरफ्तार किया है, जिनके पास से एक ई रिक्शा, चाकू, कुल्हाड़ी, लकड़ी का गुटका, एक तराजू आदि सामान बरामद किया गया है। संवाददाता कुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कुछ फोटो कहना। कल दिनांक 10/1/2024 को समय 11:30 बजे रात्रि के लगभग मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि ये घनसारा गांव में कुछ गोकशी की घटना हो रही है। तो हमारे थाना बाजपुर से एक टीम वहां पर भेजी गई। तो वहां पर वास्तविक तौर पर वो गोकशी हुई थी, जिसमें 106 केजी गौ मांस, प्रतिबंधित मांस जो है बरामद हुआ है, जिसमें 4 अभियुक्त जो है मौके से जो है गिरफ्तार हो गए हैं, जिनके खिलाफ जो है यहाँ थाना बाजपुर में एक अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है तथा मुलजिमों को जो है माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। उधम सिंह नगर के बाजपुर में शहर को बाढ़ की विभीषिका से बचाने को चल रहे प्रयासों के क्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री व गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने चीनी मिल अतिथि गृह में सिंचाई, लोनिवी व राजस्व विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने बताया कि बाजपुर को बाढ़ से बचाने के लिए सर्वे कार्य पूर्ण कर लिया गया है। संवाददाता कुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बरसातों के सीजन में प्रतिवर्ष बाजपुर शहर और आसपास के जितने गांव हैं, ये सभी कहीं न कहीं बाढ़ से प्रभावित होते हैं और इस बाढ़ की वजह से लोगों का काफी नुकसान होता है। आज के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।